आग भड़कती है जो कि पूरे मणिपुर को जला जाती है। This is not a religious war between the जो Hindu and the Christian community, but it's a ethnic war between कुकी and the Meitei जो समुदाय उसके साथ जो लड़ाई हो रहा है। चर्च, मंदिर, घर टूट गए हैं, उनको भी बनाया जा सकता है, लेकिन किसी की जिंदगी, किसी की इज्जत खत्म हो जाए वो दोबारा नहीं वापस आ सकती। प्रोसिक्यूशन जो है इस समय चरम पर है। क्या गवर्नमेंट इस पर चुप है? तरह तरह के चर्चे मेरे अजीजों आज हम सुन रहे हैं कि जगह ब जगह अलग अलग प्रकार से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और बहुत सारी लीडरशिप में भी ये बातें हो रही हैं। हर एक जगह पर ये बात हो रही है कि प्रोसिक्यूशन अपनी चरम पर है और प्रोसिक्यूशन इस प्रकार से फैल चुका है इंडिया के अंदर और मसीह लोगों के लिए शायद इस समय ये बड़ा कठिन समय है, उनके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन मेरे अजीजों, इन्हीं सब बातों के बीच हम SOS पर एक खास मुद्दा लेकर आए हैं आप सबके लिए, ताकि आप बहुत सारी बातों से वाकिफ हो सकें। मसीह का वचन कहता है कि धन्य है वो जो मसीह के लिए सताए जाएंगे क्योंकि वह स्वर्ग का राज्य देखेंगे। इसके बीच में मेरे अजीजों, उस मसीह के लिए सताए जाने में धार्मिकता शब्द है। वो जो धार्मिकता के लिए प्रोसिक्यूट किए जाते हैं, वो लोग जो धार्मिकता की चाहत में अपनी जान गंवा देते हैं। शालोम, मैं हूं अपोस्टल वैनी, आप देख रहे हैं सीरीज ऑफ सीरियस फैक्ट। आज मेरे अजीजों, मेरे साथ हैं सीरीज ऑफ सीरियस फैक्ट के ऊपर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के एडवाइजर मिस्टर अर्नेस्ट मसीह और उन्हीं के साथ मणिपुर से हमारे पासवान प्रिय भाई पास्टर प्रेमानंद जी। हम उन दोनों का स्वागत करते हैं। शालोम। और हम जानना चाहेंगे कि आज जो करंट मुद्दा चल रहा है जगह जगह पर, खासतौर से मणिपुर की हम बात करना चाहेंगे कि ये जो मणिपुर में इस समय बात चल रही है, हर एक लीडरशिप में अलग अलग प्रकार के बयान आए हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं अर्नेस्ट जी कि इस समय ये सिचुएशन कहां से बनी है और क्यों बनी है और आज ये कहां पर जाकर खड़ी हो चुकी है। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, बहुत ही अच्छा आपने डिसीजन लिया, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी जो ये एंगल जो है बहुत डाइवर्ट हो रहा है और कई जगहों पे तो इसको रिलीजियस एंगल दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉज को जानने के लिए उसके पहला हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम हिस्टोरिकली इस मैटर को स्टडी करें तो ये बहुत पीछे चले जाता है। ये इतनी पीछे जाता है कि 1700 ईस्वी में जब ब्रिटिश एम्पायर अपना यहाँ पे राज स्थापित कर रही थी, तो तब मणिपुर के अंदर जो मेतीस थे ये रूल करते थे। तो और उस वक्त मेतीस के ऊपर बहुत खतरा रहता था, क्योंकि जो नागा ट्राइब होता था वो भी मेतीस पे अटैक करता था और म्यांमार से जो बर्मा ट्राइब्स होते थे वो भी अटैक करते थे। तो उस वक्त के राजा जय सिंह थे, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के साथ एक डील साइन की थी प्रोटेक्शन की। तो उस वक्त ब्रिटिश आर्मी ने उनको प्रोटेक्शन के लिए एक नया ट्राइब दिया था, और यही जो नया ट्राइब है जो आज जिसकी चर्चा चल रही है वो है कुकीज़, जिसको ब्रिटिश एम्पायर ने इंट्रोड्यूस किया था और इनको बॉर्डर एरिया पे मणिपुर के बसाया था। इनका मकसद क्या था कि स्ट्रेंज बात इसमें यह देखने वाली है कि ये किसी समय कुकीज़ और मेतीस एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड में थे। कुकीज़ किसी वक्त मेतीस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1800 ईस्वी में जब बर्मा का एंड हो जाता है, उसके बाद आप आ जाते हैं हम कि एक फर्स्ट जो ब्रिटिश आर्मी है वो ब्रिटिश एम्पायर क्या करती है कि इनको डिवाइड कर देती है, बिकॉज मणिपुर एक रिमोट एरिया था, उसको कंट्रोल करने का यही तरीका था। तो ब्रिटिश एम्पायर क्या करती है कि मेतीस को वो सेंटर का एरिया दे देती है और कुकीज़ और नागास को वो डाइवर्ट कर देती है हिली एरियाज की तरफ, फॉरेस्ट एरिया की तरफ। अब होता क्या है कि 1900 ईस्वी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगी थी, तो नागास जो थे इन्होंने तो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया था वर्ल्ड वॉर के अंदर, ये तो आगे थे इंडियन आर्मी में, लेकिन कुकीज़ ने इस बात से नकार दिया था कि वो किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस वजह से ब्रिटिश एम्पायर ने इंडियन आर्मी को भेजा कि वह कुकीज़ के अगेंस्ट एक वॉर करें, और वो वॉर भी हुई। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो ये देखने वाली हैं कि इसको हमने ऐसे स्टडी करना है कि अब इसकी जोग्राफिकल पार्ट को स्टडी करते हैं। वो ये है कि आज की तारीख में जो मेतीस हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वो ये है कि मेतीस जो हैं वो 10% लैंड एरिया में रहते हैं, जो इम्फाल वैली है, और 52% इनकी पॉपुलेशन है। और जो ये कुकीज़ और जो नागाज हैं
ये अगर हम कुकीज़ की अकेलों की बात करें तो ये 24 या 28% है, बाकी नागाज हैं, और ये 90% लैंड को इनके पास है। अब यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द पावर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एक्चुअल में डेमोक्रेसी का काम क्या होता है कि वो पावर को एडजस्ट करे, जो कि इस यहाँ पर मणिपुर में जो एडजस्ट नहीं की गई। वो क्या हुआ कि जो ज्योग्राफिकली अगर हम इसकी स्टडी करें, ये जो हमने हिस्ट्री बात करी वो इसलिए की कि अगर ज्योग्राफिकली स्टडी करें तो ज्योग्राफिकली कुकीज़ और नागाज स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वो 90% ऑफ लैंड उनके कंट्रोल में है। और अगर हम सोशली और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बात करें तो 10% ऑफ लैंड में जो मेती स्ट्रॉन्ग है। अब होता क्या है कि इंडिपेंडेंस जब हुआ था 1947 में, तो उस वक्त भी आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिबेट हुई थी हाउस में कि मणिपुर के बारे में। और उस वक्त नागाज ने तो अपनी एक अलग कंट्री डिमांड की थी, और कुकीज़ ने अपनी अलग लैंड डिमांड की थी, और मैतीज़ ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए डिमांड किया था। लेकिन उस वक्त की सरकार ने सारी बातें दरकिनार करते हुए मणिपुर को एक यूटी डिक्लेयर कर दिया। 1972 के अंदर मणिपुर को एक स्टेट डिक्लेयर किया गया। लेकिन जब मणिपुर को स्टेट डिक्लेयर किया गया, जैसे कि बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ उनकी हिस्टोरिकल और उनकी कल्चरल वैल्यूज़ को इग्नोर किया गया, सेम वैसे ही मणिपुर के साथ भी किया गया। मणिपुर की भी सारी हिस्टोरिकल और कल्चरल जो भी थी हिस्ट्री, उसको इग्नोर करके उसको स्टेट लॉन्च कर दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो पावर्स थी वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हुई। तो यही मुद्दा आगे बढ़ता गया, और यही मुद्दा आज यहाँ तक आके पहुँच गया है। ये पहुंचा ऐसे है कि अब ये जो मेतीस थे ये तब से डिमांड कर रहे थे कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से 1999 के नज़दीक एक ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई गई थी, और उसके बाद ये तब से मेतीस डिमांड कर रहे हैं कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। अब होता क्या है कि अभी रिसेंट क्या होता है कि मणिपुर की हाई कोर्ट ने जो जज हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया सरकार को कि जो मेतीस हैं इनको शेड्यूल ट्राइब का जो आप इस पे चेक कीजिए, इनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। ये तो 19 अप्रैल 19 की बात होगी। अब हुआ क्या कि उसके बाद इसके साथ साथ और भी मुद्दे चल रहे थे जिसकी हम बात कर रहे थे पीछे, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, वो प्रॉपर जब पावर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ पावर प्रॉपर नहीं हुई थी। अब ये जो इनके पुराना हिस्टोरिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन का इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो साथ के साथ चलता आ रहा था। अब मेतीज जो है वो ये कहते हैं कि जो कुकीज़ हैं ये लोग ड्रग कल्टीवेशन करते हैं और लैंड इंक्रोचमेंट भी करते हैं ये लोग। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो बीरेन सिंह है, जो अभी प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि मैं एक लैंड सर्वे कराऊंगा। कुकीज़ ने इस बात का विरोध किया कि हम इस लैंड सर्वे को सीएम नहीं करा सकते, इसके लिए उनको हमारी जो ग्रामीण पंचायत है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या कि कुकीज़ के कुछ ट्राइबल्स ने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया। उस सबको इग्नोर करते हुए बीरेन सिंह ने अपना फैसला वापस नहीं लिया लैंड सर्वे का। तो 28 अप्रैल को जो कुकी स्टूडेंट ट्राइबल्स थे, यूनियन थी, उन्होंने एक ऐलान किया कि हम एक प्रोटेस्ट करेंगे। अब 28 अप्रैल को ये जो प्रोटेस्ट था ये एक बहुत ही वायलेंट रूप ले गया, और उस 28 अप्रैल को जो कुकीज़ लोग थे, जो स्टूडेंट ट्राइबल इनके थे, उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ऑफिस वेंडलाइज कर दिया, उसको जला दिया। अब यहाँ तक मेतीस बीच में नहीं थे, ये लड़ाई चल रही थी कभी कुकीज़ और सरकार के बीच में। अब मेतीज और कुकीज़ की लड़ाई कहाँ से इंट्रोड्यूस होती है? इसी दौरान जो 19 अप्रैल को जो मणिपुर के हाई कोर्ट के जज ने जो आदेश जारी किया था उसको कंटिन्यू करते हुए, अभी ये आग बुझी नहीं थी कि कुकीज़ और स्टेट के बीच में ये गड़बड़ चल रही थी। 3 मई को जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक आदिवासी मार्च की घोषणा कर दी। ये हुई 3 मई को। तो अब यहाँ पर जब ये आदिवासी मार्च हुई तो इस आदिवासी मार्च में जो है थोड़ा सा ये वायलेंट रूप ले गई, जिसकी वजह से अब ये लड़ाई कुकीज़ और मेतीस के बीच में हो गई। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो पहले तो जो 28 अप्रैल वाला जो प्रोटेस्ट था इनका, उस पर अगर हम बात करें तो वो ऐसा था कि भी वो लैंड सर्वे कर रही थी सरकार, वो चलो उनका एक प्रोसीजर था। अब कई लोग पूछते हैं कि भी अगर सरकार लैंड सर्वे कर रही थी तो ये जो इतना 2 महीने वायलेंट हुआ, यहाँ पे क्राइम हुआ, जो सरकार चुप की थी। अब इसके पीछे लैंड सर्वे के पीछे एक और मुख्य कारण ये निकल के आता है कि जो मणिपुर है उसकी 400 किलोमीटर की जो साउथ ईस्ट का बॉर्डर एरिया है वो म्यांमार के साथ ये शेयर करते हैं। तो हुआ क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ। ये कारण क्या है कि भी ये ऐसा नहीं है अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी ने कराया, बीजेपी ने कराया, ऐसे कराया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ क्या कि म्यांमार के अंदर 2021 के अंदर जो उनकी सरकार थी
वो गिर जाती है और वहाँ की आर्मी कंट्रोल ले लेती है। तो वहाँ के कुछ चिन ट्राइबल के लोग जो हैं वो आ जाते हैं मणिपुर के अंदर। अब उनका कुकीज़ के साथ कल्चरल और लिंग्विस्टिक और फिजिकल अपीयरेंस बहुत मिलता है, तो वो चुरू चांदपुर करके ज़िला है वहाँ पे, तो ये वहाँ आके बसने लग गए। तो अराउंड 10,000 लोग चिन ट्राइब के भी वहाँ आके बसने लग गए। तो इसकी वजह से लैंड इंक्रोचमेंट और जो है ड्रग्स की जो कल्टीवेशन है, ये मुद्दा और गर्माता गया, जिसकी वजह से सीएम ने ये डिसीजन लिया था। अब ये सारा खिचड़ी पक गई कि एक तरफ स्टेट कार्रवाई कर रही थी कुछ ड्रग कल्टीवेशन को लेके, या आप कह ले लैंड इंक्रोचमेंट को लेके, या इलीगल माइग्रेशन को लेके। अब उसके बीच में 19 अप्रैल का जो जज ने एक आदेश जारी किया, वो एक अलग से मसला खड़ा हो गया। अब पहली बात ये थी कि उसमें सोचने वाली बात ये थी कि जो 19 अप्रैल को जज ने आदेश जारी किया था, बहुत जल्दी में ये आदिवासी पीस मार्च, मैं समझता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, कि ये इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। वो लंबा प्रोसीजर ऐसे होता है कि जब हाई कोर्ट ने आदेश जारी जरूर किया है, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोसीजर है वो ये है कि जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है वो स्टेट गवर्नमेंट को लिखती है कि एसटी के लिए इसको दर्जा पर्टिकुलर ट्राइब को मिलना चाहिए। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है जी, उसके बाद ये आगे जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास, आरजीआई। उसके बाद ये जाता है एनसीएसटी के पास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बाद। जब आरजीआई और एनसीएसटी इसको अप्रूव करती है तो ये कैबिनेट के पास जाता है, कैबिनेट नोट भेजती है पार्लियामेंट के पास। फिर पार्लियामेंट इसके ऊपर प्रॉपर जो इसका प्रोसीजर होता है, अपना लोकसभा इसके ऊपर जो प्रॉपर इसका प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करती है। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर था। जो 19 अप्रैल का जो आदेश था जज ने दिया, उस पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया हो गई, जिसकी वजह से जो स्टेट और कुकीज़ के बीच में जो बात चल रही थी उसको ऑल ऑफ अ सडन एक अलग से रूप दे दिया गया, जिसको बना दिया गया कुकीज़ वर्सेस मेतीस। और मैं ये समझता हूँ कि जो इसको एंगल दिया जा रहा है बाकी लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, कि ये एक रिलीजियस लड़ाई है, ये रिलीजियस वॉर नहीं है। यहाँ पर कुकीज़ और मेतीस की ये आपस की झगड़ा है, और इसमें मेरे हिसाब से तो अगर ये ऐसा होता तो मेरे हिसाब से तो जो मेतीस थे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं सुनने में आई हैं कि भी पर्टिकुलर कुकीज़ को टारगेट किया जा रहा, कुकीज़ मेतीस को टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिलीजन पूछ के टारगेट नहीं किया जा रहा, वहाँ पर एक ट्राइबल लड़ाई हो रही है। तो बाकी हमारे साथ पास्टर प्रेमानंद हैं जो मणिपुर से ही हैं, जो वहाँ के विक्टिम भी हैं। और मेरे हिसाब से, मैं तो आपको सिर्फ बैकग्राउंड और हिस्ट्री क्लियर कर सकता हूँ। जो प्रेजेंट सिचुएशन है, मेरे हिसाब से पास्टर प्रेमानंद इज़ द राइट पर्सन जो आपको ये उसकी एक्चुअल पोजीशन बताएंगे कि ये इसके पीछे असल जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या कहती है। Thank you, Pastor Vinny, and thank you, Brother Ernest Masih, for giving me this platform. And I really thank God कि जो मणिपुर में जो सचमुच जो हो रहा है, कुछ हमारे जो हृदय में बातों में है, जो मैं सबको मैं शेयर करना चाहता हूँ। एंड देयर आर सो मेनी कन्फ्यूजन्स है हमारे मसीह भाई लोगों के बीच में भी, कई जो कन्फ्यूजन्स है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। अर्नेस्ट मसीह ने बहुत चीज़ें मणिपुर की हिस्ट्री के बारे में, जो कैसे हुआ इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। बट आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल दिस, जो बैकग्राउंड जो डिटेल से मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन जो भी हुआ है 3 मई को जो चुचानपुर की तरफ से पहले जो आउटब्रेक हो गया था, एंड फॉलोड बाय इम्फाल में जो वैली में जो भी हुआ था, इट वाज रियली अनफॉर्चुनेट। एंड बहुत जो समुदाय में, जो कम्युनिटी में, इवन द मैते कम्युनिटी, जो कुकी कम्युनिटी में, इट हैज़ बिन टेरिबली लॉस। बहुत लोगों को दुख पहुंचा है, और मोर देन 60,000 पीपल दे लॉस देयर हाउस एंड दे आर इन द कैंप सेंटर, अभी भी कैंप सेंटर में हैं। और रातों रात दे बिकेम जीरो, कुछ भी नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया था। And then there's so many churches were burned down, and not only the church, even the some part we also heard we were not able to go in the Chuchanpur side, in the More side also, but some of the even the Hindu temple also it is blown, तो तभी ये सारे एक दूसरे को रिटालेट हो रहा है। मगर ये मैं एक चीज़ सबको मैं बताना चाहता हूँ, और ये है, this is not a religious war, or this is not a religious conflict between the Christian and Hindu। ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, इससे ये कम्युनल जो कुकी और मैते समुदाय के बीच में जो हो रहा है, ये जो एक इथेनिक जो फाइट है, इथेनिक क्लास है, ये दोनों जो हो रहा है। क्योंकि ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चर्च जो जिसको चर्च अटैक कर रहा है, कि मणिपुर में आपको सबको पता है कि वी हैव 3 मेजर कम्युनिटी। एक तो मैते जो समुदाय है,
जो which is belong to Hindu, and we have Kuki which is 99% Christian and the 99% another our brothers Naga brothers also. जबकि इम्फाल वैली में we have so many churches. इम्फाल वैली में नागा चर्च भी है और कुकी चर्च भी है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है, कोई भी नागा भी चर्च में कोई भी मैतेई समुदाय लोगों ने कोई भी अटैक नहीं किया, कोई भी वेंडलाइज नहीं किया, कोई बर्न नहीं किया. बट हाउएवर मैतेई चर्चेस, मैतेई जो क्रिश्चियन है वहाँ पे इम्फाल में वैली में अटैक किया गया है एंड कुकी चर्च को जलाया गया है, मैतेई चर्च जलाया गया है. इवन इन चुचानपुर ऑल्सो, जबकि जो कुकी लोगों ने, कुकी समुदाय ने उन्होंने क्रिश्चियन सोच के नहीं किया है, मगर उन्होंने एक मैतेई समुदाय को सोच के मैतेई को बाहर करने के लिए उन्होंने इवन हमारे जो चुचानपुर में मैतेई जो मसीह लोगों को भी, उनके घर को भी जलाए थे, इनकी जो भी संगति जहाँ पे चर्च है उनको भी ख़त्म किया गया है. सो एक्सक्लूसिवली ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है, दिस इज़ नॉट ए रिलीजियस वॉर बिटवीन द जो हिंदू एंड द क्रिश्चियन कम्युनिटी, बट इट्स ए इथेनिक इथेनिक वॉर बिटवीन कुकी एंड द मैतेई जो समुदाय, उसके साथ जो लड़ाई हो रहा है. बट वन थिंग इसमें बहुत दोनों तरफ बहुत लॉस हो चुका है और बहुत लाइफ मोर देन 150 लाइफ्स हैज़ गॉन डाइड. तो हम चाहते हैं कि हमारे जो मसीह जो भाई लोग हैं, जो मैतेई की समुदाय है, मैतेई की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, एंड इवन ऑल द कुकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो आई वांट टू ब्रिंग अपील करना चाहता हूँ कि हमारे बंदूक लेके और एक दूसरे को मारने से, किसी के घर जलाने से, एक दूसरे को रिटालेट करने से ये कभी भी हमारे मणिपुर में पीस नहीं आएंगे. वी हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर द लास्ट 100 years से हम सब लोग एक मिल करके मणिपुर में रह रहा है. इवन दिस मैतेई कम्युनिटी एंड दिस टांगखुल नागा एंड इवन मैतेई पांगल, वी हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर द लास्ट 100 years. सिर्फ मैं आप लोगों से, मैं ब्रदर्स से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, मैतेई समुदाय से भी अपील करना चाहता हूँ, इवन ऑल द कुकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो, वी रिक्वेस्ट, आई अपील, let's bring peace and unity among our brothers and sisters. Let's forgive and forget one another, and that is the only way we can bring together peace and unity and harmony in the state. This is all about, I just want to say, and this is not a religious fight. This is only community between Meitei and Hindu ethnic war. भाई यूनुस, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि as you represent National Commission for Minority, what is the government doing in all this thing? बहुत सारे लोगों का सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का या माननीय गृह मंत्री जी का और तो और जहां कहा जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन हो रहा है और माइनॉरिटीज को फेस करना पड़ रहा है, तो इसमें माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये सब क्या रोल निभा रही हैं? क्या इनकी तरफ से अभी तक एक्शन लिया जा रहा है? और बहुत सारे लोग इस बात पर हल्ला मचा रहे हैं कि भाई अब जब बीजेपी की सरकार उस जगह पर आई है तो बीजेपी की सरकार आने के बाद इस प्रकार से ये प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो बहुत सारे लोग इसे ऐसा एंगल भी दे रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर शायद ऐसा करवा रही है. देखिए पास्टर जी, पहली बात तो ये एक बहुत ही, जो कुछ हो रहा है बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही निंदनीय है. बिल्कुल. और जो हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है 2 बहनों का, जिनको नेकेड करके उनको सड़कों पे लेके जाया गया, उसके बाद उनके साथ जो क्राइम हुआ, मैं इसकी सख्त शब्दों से निंदा करता हूँ. देखिए, चर्च टूट गए हैं, उनको बनाया जा सकता है. बिल्कुल. मंदिर टूट गए हैं, उनको भी बनाया जा सकता है. घर भी टूट गए हैं, वो जान है जिसके अंदर, लोग बना लेंगे. लेकिन किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और किसी की इज्जत ख़त्म हो जाए, वो दोबारा नहीं वापस आ सकती. बिल्कुल. तो इसलिए मतलब कि मैं इसके कोई शब्द ही नहीं है बयान करने को कि जो उन बहनों के साथ गुजरा है या उनके परिवार के साथ गुजरा है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते. ये लड़ाई झगड़े तो चलो ये तो टल जाएंगे, लेकिन वो जो जख्म उनको मिला है और उनके परिवारों को मिला है, वो कोई नहीं टाल सकता. उसी प्रकार से अब हम इस बात पे आते हैं कि जो माइनॉरिटी कमीशन, जो आपका सवाल है कि माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रही है, तो माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया इसका पूरा संज्ञान ले रही है. हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन है श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी,
वो इस मैटर को लेके रेगुलर इन टच है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के साथ भी इन टच है और वहाँ की सरकार के साथ भी इन टच है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि भी जहाँ डायलॉग करना चाहिए हमें वहाँ डायलॉग करना चाहिए, हमें कंसर्न अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। और जो मसले हम बैठ के टेबल पे जो पास्टर जी ने बात की है कि कुकीज़ और ये लड़ाई क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू नहीं है, जो एंगल बनाया जा रहा है ये कुकीज़ और मैथीज का और लेटर ऑन एक एंगल बन गया। और वो भी पास्टर जी अपील कर रहे हैं कि ये दोनों समुदाय बैठ के टेबल पे डायलॉग कर सकते हैं और इसको सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से मैं ये अपील करूंगा अपने लोगों से कि जो लोग आज के, कुछ लोग हमारे भी हैं, कुछ लोग पॉलिटिकली भी मोटिवेट होकर इस बात को हवा दे रहे हैं कि ये क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू लड़ाई है, ये क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू लड़ाई नहीं है। अगर आप इसकी ग्राउंड जीरो रियलिटी चेक करें, जो विक्टिम है, जो आई विटनेस है वो हमारे साथ बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि ये क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू लड़ाई नहीं है। तो इसलिए हमें डायलॉग करना चाहिए आपस में बैठ के। जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, वो वेलकम करते हैं कि यदि कोई भी मणिपुर से कोई भी विक्टिम है, ही इज वेलकम कि वो आए मेरे पास और हम इस मुद्दे को लेके हम उसकी प्रॉपर जांच करेंगे। लेकिन परेशानी ये है कि भी अभी एक ऐसा समय चल रहा है कि भी हम कंसर्न अथॉरिटीज के पास जा ही नहीं रहे हैं, उसके बजाय हमने एक अलग रास्ता अपनाया हुआ प्रोटेस्ट का और धरनों का, जो कि मैं कहूँगा कि बेटर ऑप्शन यही है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है। और ऐसा नहीं है कि भी जो कंसर्न अथॉरिटी है वो आपकी बात नहीं सुन रही। हमारे ऑनरेबल चेयरमैन है, वो खुद इन्वाइट कर रहे हैं, वो तो खुद कहते हैं हर समय, वो हमसे भी कई बार इजाज़त लेते हैं भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे प्रॉपर इसके बताओ। अगर कुछ लोग आपसे इन टच है, कुछ लोग विक्टिम्स हैं, तो आप उनको मेरे पास लेके आइए, मैं उनकी बात इमीडिएटली सुनूंगा और जो भी सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे और जो उनकी हेल्प करनी होगी हम जरूर करेंगे। तो दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि कम्युनिकेशन गैप की। तो मेरे अजीजों, जैसा कि हमने सुना अभी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के एडवाइजर मिस्टर अर्नस्ट मसीह से और हमारे प्रिय भाई प्रेमानंद जी से इस पूरे मुद्दे के विषय में, जो कि हमें ये स्पष्ट करता है कि ये जो सारा मुद्दा है ये किसी भी प्रकार से दो धर्मों के बीच में लड़ाई नहीं है, परंतु ये एक एथनिक वॉर है जो दो ट्राइब्स के बीच में चल रहा है। तो इस बीच में मेरे अजीजों, आपका और मेरा बहुत बड़ा कार्य है कि हम कानों से कुछ भी सुनकर कहीं पर भी कुछ भी ना पहुंचा दें। बहुत सारे लोग आज ऐसा ही कर रहे हैं, कुछ बातें फैलाई जा रही हैं, कुछ लोग इसमें पॉलिटिकल एंगल बना रहे हैं अपना। हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी ट्राइब के भी खिलाफ नहीं हैं। हमारा आज यहाँ पर बैठने का जो कारण है वो सिर्फ ये है कि हम मिलकर यहाँ से एक प्रेम का संदेश दे सकें। भाई प्रेमानंद ने इस समय आज हमारे बीच में आकर बताया कि किस प्रकार से उनके चर्च को आहत किया गया, उनका ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो था उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा मसीह चरित्र दिखाते हुए भाई प्रेमानंद ने उन सबको क्षमा किया और वो यहाँ पर आकर सभी धर्मों से, सभी जातियों से अपील कर रहे हैं प्रेम की और अपील कर रहे हैं कि हमें बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। तो ये सत्य है, किसी प्रकार की हिंसा किसी भी चीज को बढ़ावा देगी तो सिर्फ मेरे अजीजों विनाश को, किसी प्रकार से शांति कायम नहीं की जा सकती। यदि हम ये भी चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर कोई संज्ञान ले, यदि हम ये चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर कोई हल करे, तब भी आवश्यकता है कि हम सरकार के पास बैठकर इस बात को पूरा करें, ना कि अपनी ही रीति से अपने हाथ में हथियार उठा लेने से इसका हल कभी भी नहीं होगा। और मैं भी अपील करना चाहूंगा मेरे अजीजों अपने और भी बहनों भाइयों से कि आप कृपया ये सारी बातों को सुनकर ध्यान से समझ कर, जिस प्रकार से भाई अर्नस्ट मसीह ने हमें पूरी हिस्ट्री और पूरी ज्योग्राफी इस बात की समझाई है कि ये बात कहां से शुरू होती है, कहां पहुंचती है, और साथ ही साथ इसकी लीगल टर्म भी समझाई कि इस बात का फैसला लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए क्या चेन प्रोसेस है, उस चेन प्रोसेस के थ्रू होकर ही इस बात का डिसीजन लिया जा सकता था। और इस बात से यह जाहिर होता है कि इस बात को भड़काने के लिए सिर्फ इस छोटी सी बात को लेकर ही आग दे दी गई और दो ट्राइब्स के बीच में मेरे अजीजों फूट डलवा दी गई। यहां पर मेरे अजीजों मरा कौन, कौन आहत हुआ, किसकी बिल्डिंग टूटी, यदि हम ध्यान से देखें तो वो मनुष्य है। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, परंतु मनुष्य हिंसा का शिकार हो रहा है। आपको और मुझे आज फैसला लेना है कि हम इस बात को छोड़कर मसीह वचन को आगे रखते हुए दूसरों तक प्रेम का संदेश पहुंचाएं। तो अलविदा चाहूंगा आप सबसे, धन्यवाद करते हुए भाई अर्नस्ट मसीह का और पास्टर प्रेमानंद का। शालोम।